हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं संजय गुप्ता, व्याख्याता झुंझुनू। और आज लेके आए हैं इतिहास के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और सारे प्रश्न जो आज मैंने शामिल किए हैं वो आरएएस आईएएस स्कूल व्याख्याता परीक्षाओं से संबंधित हैं। और हम जानते हैं आरपीएससी अधिकतर क्वेश्चंस रिपीट करती है, चाहे राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे अखिल भारतीय स्तर की हो। इसलिए पुराने पेपर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको जो भी पुराने पेपर्स मिले आप उनको ज़रूर से तैयार कीजिए। और अब आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2012 में स्कूल व्याख्याता परीक्षा में जब मैंने टॉप किया था पूरे राजस्थान में, तो ये प्रश्न उसी का है, 2012 स्कूल व्याख्याता परीक्षा का। इसलिए एक सुनहरी याद है ये। तो इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य की सूचना देता है? ये समुद्रगुप्त है इसका सही आंसर। और समुद्रगुप्त की एहोल प्रशस्ति जो उसके दरबारी कवि ने लिखी थी वो स्तंभ के ऊपर अंकित है। और अकबर ने इस स्तंभ को इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। और समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है हम जानते हैं हरिशेन ने लिखी थी। इसके बाद में मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? सिंपल क्वेश्चन है, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। और विष्णुगुप्त या चाणक्य तक्षशिला का एक आचार्य था और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ शिक्षा प्राप्त की थी और वहीं से दोनों एक दूसरे से परिचित हुए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। तो ये थोड़ा सा कठिन स्तर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन से, यानी मगध, अश्मक और कंबोज तीनों के ही उल्लेख अष्टाध्यायी के अंदर मिलते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि शुंगकालीन लेखक था। महान कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राजशेखर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है कपूर मंजरी। ये एक नाटक है और इसकी रचना की थी राजशेखर ने। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम, गुर्जर प्रतिहार शासक था महेंद्रपाल प्रथम, उसके दरबार में दरबारी कवि था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई थी? आरएस प्री 2013 का प्रश्न है। शिलालेख प्रथम, शिलालेख पंचम, नवम या 11वां शिलालेख? तो अशोक के वृहद शिलालेख 14 हैं। उनमें से प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाने की बात कही गई है। और इसके अलावा जो पंचम शिलालेख है उसके अंदर धर्म महामात्यों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। शिलालेख नवम है, इसमें दास और सेवकों से उचित व्यवहार, श्रमणों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, जानवरों के प्रति उदारता की बात कही गई है। इसके अलावा जो अशोक के शिलालेख हैं महत्वपूर्ण, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। अशोक का तीसरा जो शिलालेख है वो महत्वपूर्ण है। इसमें राजकीय अधिकारी प्रति 5वें वर्ष धर्म यात्रा पर जाएं, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा 13वां शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें कलिंग युद्ध और अशोक द्वारा विदेशों में धर्म प्रचार हेतु संघमित्रा और महेंद्र को भेजे जाने की चर्चा की गई है। इसके अलावा अशोक का जो अष्टम शिलालेख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक की बोध गया की यात्रा के विषय में चर्चा की गई है। इसके बाद में आगे चलते हैं। भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है। अशोक के अभिलेख
अधिकांशतः प्राकृत भाषा में है। इसके अलावा कंधार से जो उसका अभिलेख मिला है उसमें यूनानी और रोमन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अरेबिक भाषा अशोक के किसी भी शिलालेख में नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, लिपि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लिपि की बात करेंगे तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, इस तरह की लिपियों का मतलब है अक्षरों की बनावट। यहाँ पर भाषा शब्द काम में लिया है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो मित्रों, इस बार जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो टॉपिक जोड़े हुए हैं सिलेबस के अंदर, इसलिए बुद्ध धर्म से संबंधित है वो जो कॉन्फ्रेंस है इनकी 4, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। एक छोटा सा रिवीजन मैं करवा देता हूँ आपका। पहली बौद्ध कॉन्फ्रेंस अजातशत्रु के समय हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। दूसरी जो बौद्ध कॉन्फ्रेंस थी कालाशोक शिशुनाग वंश 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। तीसरी कॉन्फ्रेंस या बौद्ध संगीति अशोक के समय 251 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी कुषाण वंश का शासक 120 ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर के अंदर, और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। इसमें जो खास बातें हुई थी वो ये कि आपका जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में, हीनयान और महायान, दो शाखाओं में बट गया। आगे चलकर हीनयान व्यवहारिक और सत्रांतिक दो भागों में बटा, और महायान विज्ञानवाद और शून्यवाद इन दो भागों में बटा। तो आपको इसका जवाब पता चल गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में हुआ था। मित्रों, हमारा उद्देश्य जो है मेरा वो यही है कि हर प्रश्न को हम इस तरह से हल करें कि 3 और 4 प्रश्न उसमें हमारे तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न को पढ़ा और उसका आंसर ऐबे सैदा बता दिया और आगे बढ़ गई। प्रश्न की चर्चा करने से प्रश्न में प्रश्न निकल के आता है। मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था किस अधिकारी के द्वारा एकत्र किया जाता था? तो चारों विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं इसमें। अग्रोनोमोई जो अधिकारी था वो मार्गों के निर्माण से संबंधित था। शुल्काध्यक्ष मार्ग से गुजरने वाले वाहनों से जो शुल्क लिया जाता था, रोड टैक्स या चुंगी शुल्क, उस विभाग का अध्यक्ष था। शीताध्यक्ष कृषि भूमि संबंधी मामलों का अध्यक्ष था। तो इसका सही ऑप्शन यही है कि राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था भूमि कर, वो किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? शीताध्यक्ष। अक्राध्यक्ष का अभिप्राय है खान और खनन से संबंधित मामलों का अध्यक्ष। इसके अलावा मौर्य काल के जो मुख्य अधिकारी हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। महामात्र धार्मिक अधिकारी। तीर्थ जो 18 तीर्थ थे उनमें अलग अलग विभागों के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनको तीर्थ कहते थे। समाहर्ता राजकीय कर संग्रहकर्ता प्रमुख जो था उसको समाहर्ता कहा जाता था। और सन्निपाल जो टकसाल अध्यक्ष था उसको कहा जाता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन व तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से। सामान्य प्रश्न है ये। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हो गई थी। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति वैसे ठीक थी लेकिन बाल विवाह प्रारंभ हो गए थे। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कपूर मंजरी, हर्ष निश्चित रूप से गलत। अभी चर्चा की थी हमने, राजशेखर ने लिखी थी कपूर मंजरी। हर्ष ने जो नाटक लिखे थे रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, 3 नाटक है हर्ष के, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, आपको ध्यान रखने हैं। मालविका अग्निमित्र कालिदास की कल हमने चर्चा कर ली थी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सोदरानंद, अश्वघोष, बाकी सभी सही हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? अमोघवर्ष प्रथम, दंतिदुर्ग, ध्रुव, कृष्ण। ये चारों ही राजा राष्ट्रकूट सम्राट हैं, लेकिन राष्ट्रकूट
साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी में। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक जिसने 64 वर्ष तक शासन किया। और ध्रुव भी प्रतापी शासक था। कृष्ण जो था इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इलाहाबाद स्तंभ किससे संबंधित है? तो अशोक का स्तंभ है, लेकिन मुख्य रूप से यह समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि समुद्रगुप्त की जो हरिशेन प्रशस्ति है वो इलाहाबाद स्तंभ पे उल्लिखित है। समुद्रगुप्त की यात्राएं, जितने भी विजय इन्होंने हासिल की, उन सब के बारे में इलाहाबाद स्तंभ से हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को किसने रोका? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा नदी की तरफ जो हर्ष आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर उसको एक पराजय का सामना करना पड़ा, और ये पराजय जो है उसे मिली पुलकेशन द्वितीय से। तो ये चालुक्य शासक था, इम्पोर्टेंट चालुक्य शासक था पुलकेशन द्वितीय, और इसने हर्ष को हराया और हर्ष के जो विजय रथ है उसको विराम दिया। चोल राजाओं ने किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की? तो राजराजा प्रथम जो था उसने सिलोन पर विजय प्राप्त की। इसके बाद में कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? इसके बारे में हमने बात कर ली है कि वसुमित्र इसका अध्यक्ष था और अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष था। वसुमित्र ने महाविभाष ग्रंथ लिखा। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पिटकों पर, तीनों जो पिटक हैं उन पे जो चर्चा हुई, उसके आधार पे महाविभाष ग्रंथ लिखा, जो बौद्ध धर्म का महाकोश कहा जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है कि बौद्ध धर्म का जो महाकोश है या विश्वकोश है, इंसाइक्लोपीडिया है, वो वसुमित्र के महाविभाष ग्रंथ को कहा जाता है, जिसकी रचना कनिष्क के काल में हुई थी। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि सिक्कों की चर्चा समुद्रगुप्त के लिए की जाती है, लेकिन पहले सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम की एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। पतंजलि और पाणिनि दोनों पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सम्राट थे। ये पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण राजा थे, उनके समकालीन थे। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि का ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश से संबंधित है? अभी हमने बताया पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतंजलि था, और ये शुंग वंश है। बृहद्रथ जो मौर्य सम्राट है उसकी हत्या करके उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग शासक बना था विक्रम 185 ईसा पूर्व में। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अंगुत्तर निकाय के अंदर ये दिया हुआ है, साथ में भगवती सूत्र में भी ऐसा दिया हुआ है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ये क्वेश्चन कल हमने कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया। जितने भी बौद्ध धर्म के स्तंभ और स्तूप हैं सभी के निर्माण के लिए अशोक को याद किया जाएगा। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। इनमें से थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम। जो चालुक्य वंश है वो 6ठी शताब्दी का है। पल्लव वंश है वो भी 6ठी शताब्दी का है। राष्ट्रकूट वंश है ये 8वीं शताब्दी का है। और सातवाहन वंश है ये ईसा पूर्व शताब्दी का है। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व हुई थी। आंध्र प्रदेश का वंश है ये। तो इनमें सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। सामान्य क्वेश्चन है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम जो दंती दुर्ग का चाचा था उसने विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा।
तो ये हमारे क्वेश्चन की आगे की श्रृंखला है, इसमें आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में है कि सेल्यूकस जिसने सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध व अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? तो सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया, और इसके उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए, और चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर से हेलेना राजकुमारी और मेगस्थनिक जो है इंडिका का लेखक वो प्राप्त हुआ। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ये हमने पहले ही कहा था कि स्तूप और स्तंभ जो बुद्ध से संबंधित है सभी अशोक के हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया वो है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का नाम दो जगह हमें ध्यान रखना है। एक तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। और दूसरा हूण आक्रमण। भीतरी गांव के स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख दोनों से स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। उसके बाद में कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर यानी कि पेशावर। कनिष्क ने 2 नगर बसाए थे, कनिष्कपुर कश्मीर में और पुरुषपुर यानी पेशावर अफगानिस्तान पाकिस्तान में। इसके बाद में शुंग वंश के किस शासक ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद। तो शुंग वंश के बाद जो है भारत में एक छोटा सा राजवंश जो है कण्व राजवंश, इसने शासन किया था। और प्राचीनतम भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इन चारों में से सही ऑप्शन है कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, कुजुल कडफिसस, विम कडफिसस और कनिष्क, और तीनों ही शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसमें से विम कडफिसस ऐसे प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने नाम के सोने के सिक्के जारी किए। तो मित्रों, ये आज का हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप बार बार दोहराइए, और निश्चित रूप से इतिहास की किताबों को बार बार हम अधिगम करें, उसकी बजाय इनका यदि हम अभ्यास करें तो हमारा अधिगम मजबूत भी होगा, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें स्थायी रूप से बसेंगी। बार बार किताबों का अध्ययन करने से उतना लाभ नहीं होता जितना प्रश्नों का अभ्यास करने से है, क्योंकि किताब का आप बार बार रीडिंग लगाते हैं तो इतना कुछ आप नहीं सीख पाते हैं। जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी दबाव पड़ता है, और वो चीज़ जो हमने पढ़ी थी उनका वो अपने अंदर दोहरान कर लेता है। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप लगातार दोहरान करिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।